गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली कक्षा में हमने जनसंचार के बारे में पढ़ा था। आइए आज हम जानें जनसंचार के प्रकार। जनसंचार माध्यमों के कितने प्रकार होते हैं। जनसंचार, जिससे आप अच्छी भली भांति परिचित हैं। जनसंचार माध्यमों के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। पहला परंपरागत माध्यम, जिसे कहा जाता है प्राचीन समय में जो विचारों को व्यक्त किया जाता था या आदान प्रदान का जो साधन था वह परंपरागत माध्यम। और सेकंड आता है आधुनिक माध्यम। परंपरागत माध्यम क्या होता है? परंपरागत माध्यम, जिसे हम लोक माध्यम भी कहते हैं, इसकी शुरुआत सांकेतिक माध्यमों से होती है। पहले के समय में, प्राचीन समय में लोग पहले संकेतों के माध्यम से अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आने लगे और धीरे धीरे संचार एवं जनसंचार ने एक नई दिशा प्राप्त की। परंपरागत माध्यम में चित्र, मूर्तिकला के साथ साथ संगीत, नृत्य, जनसंचार परंपरागत के माध्यमों में आने लगे और फिर धीरे धीरे इसमें और परिवर्तन आए, जिसमें लोक कथाएं, लोक संदेश, कठपुतली का खेल, खेल तमाशा, संगीत, रामलीला, कीर्तन, कव्वाली, नौटंकी आदि, यह सभी चीज़ें जनसंचार के माध्यमों में परिवर्तित हुई। समय के साथ साथ इनके स्वरूप में भी परिवर्तन होने लगा, क्योंकि इनका जन सामान्य से प्रत्यक्ष जुड़ाव था। आप लोगों ने देखा होगा कि प्राचीन समय में लोग मनोरंजन के लिए या किसी प्रकार का संदेश देने के लिए जो है पहले स्टेज प्रोग्राम ज़्यादा होते थे। स्टेज प्रोग्राम के द्वारा जनसमूहों को अपनी बात पहुंचाने का माध्यम बनाया जाता था। दूसरा माध्यम आता है आधुनिक माध्यम, जिसे हम विशिष्ट माध्यम भी कहते हैं। जनसंचार के इस आधुनिक माध्यम ने सूचना में क्रांति लाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इससे आज के लोग, इसके बिना अगर कहा जाए तो आज के समय में इसके बिना तो जीवन संभव ही नहीं है। आधुनिक समाज इनके कारण ही आज सूचना को एक नया रूप विकसित कर पाया है। आधुनिक जनसंचार माध्यम को आइए हम एक टेबल के द्वारा समझें। आधुनिक जनसंचार माध्यम जो है उसमें तीन प्रणाली आती है। पहली आती है डाकतार विभाग, जो सबसे प्राचीन है, आधुनिक समय की सबसे प्राचीन जनसंचार माध्यम है। उसके बाद आता है प्रिंट या मुद्रण माध्यम। प्रिंट तथा मुद्रण माध्यम के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम ने तो आज आधुनिक समय में जनसंचार में एक बहुत ही क्रांति ला दी है, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं, हैंडबिल और पैम्फलेट है। अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, इसके भी कई रूप हैं, जैसे श्रव्य, दृश्य, दृश्य श्रव्य। श्रव्य में रेडियो, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ट्रांसमीटर। दृश्य में फैक्स, पेजर, टेली प्रिंटर, कंप्यूटर, इंटरनेट। और दृश्य श्रव्य में आता है टेलीविज़न और फिल्म। आइए अब हम जानें आधुनिक जनसंचार माध्यम के बारे में। सबसे पहले आता है डाकतार विभाग। जैसे मैंने कहा कि ये प्राचीन समय की सबसे पुराना जनसंचार माध्यम थे। यहाँ इसके द्वारा रेलवे, हवाई जहाज़ों द्वारा प्रदेशों तथा देशों तक संदेश भेजने का कार्य किया जाता था। अब आइए हम जानें प्रिंट मुद्रण माध्यम के बारे में। प्रिंट और मुद्रण माध्यम क्या होती है? प्रिंट, आज आप लोगों ने देखा होगा कि हर चीज़ प्रिंट आउट होकर आती है ना। जो प्रिंट आउट होकर आता वही क्या कहलाता है? मुद्रण माध्यम कहलाता है। इसका आविष्कार सन 1450 में जर्मनी के जोहास गुटेनबर्ग ने किया था। शिक्षित समुदाय के लिए एक वरदान साबित हुआ था। शिक्षित समुदाय समाचार पत्रों का प्रकाशन जीवन की आज एक अपरिहार्य आवश्यकता बन चुकी है। आज हम अपने दैनिक जीवन में देखें तो कई घरों ऐसे होंगे जहाँ पर अखबार के बिना सुबह ही नहीं होती। उठते ही बराबर लोगों को पहले अखबार की आवश्यकता होती है। उसी प्रकार से सबसे पहले यह समाचार पत्र का जो शुरुआत की गई थी जोहास गुटेनबर्ग के द्वारा की गई थी। भारत में जेम्स आंगस्टन हिक्की द्वारा सन 1700 ईस्वी में पहला समाचार पत्र बंगाल गजट अंग्रेजी में प्रकाशित किया गया था।
फिर इसमें धीरे धीरे परिवर्तन आने लगे और परिवर्तन आते आते इसमें साप्ताहिक, मासिक, अर्धवार्षिक कई पत्रिकाओं ने अपना परिवर्तन देखने को मिला, प्रकाशन आया और एक इस क्षेत्र में, जनसंचार के क्षेत्र में एक नई क्रांति के रूप में उभर कर आया। इन समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में राजनीति, खेल, फिल्म, कला, साहित्य, बाजार, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े समाचार पत्र की जानकारी हमें प्राप्त होती है। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यूँ कहा जाए कि विद्युत उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इसके सामान्यतः दो भेद हैं, जैसे मैंने बताया, एक श्रव्य संचार माध्यम, दूसरा जो है वो दृश्य संचार माध्यम। आइए श्रव्य संचार माध्यम के बारे में हम पढ़ें। श्रव्य संचार माध्यम यानी सुनने का, सिर्फ ऐसा उपकरण जो सिर्फ सुना जा सके उसे कहा जाता है श्रव्य संचार माध्यम। इसके अंतर्गत रेडियो और टेलीफोन आते हैं। रेडियो के माध्यम से सूचना और संदेश के रूप में शिक्षित, अशिक्षित सभी लोगों तक यह पहुंच पाता है और विद्युत तरंगों के जरिए यह काम करता है। आइए अब हम जानें रेडियो के बारे में कि रेडियो की शुरुआत कैसे हुई। जनसंचार माध्यम के अंतर्गत रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। जैसा मैंने आपको बता चुकी हूँ कि रेडियो सिर्फ एक सुनने का माध्यम है और एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। इसका रेडियो प्रसारण क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा सन 1923 में किया गया था, परंतु इसकी विधिवत शुरुआत 23 जुलाई 1927 को उस समय हुई जब लॉर्ड इरविन ने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी का बम्बई में उद्घाटन किया था। सन 1930 मार्च में इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी दिवालिया हो गई थी। दिवालिया हो जाना मतलब पूरी तरीके से कंगाल हो जाना, जिसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डगमगा जाना। उसके बाद 1930 में औपनिवेशिक सरकार ने इसे अपने अंडर में ले लिया और इसका नाम बदलकर इंडिया स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस रख दिया। सन 1936 में यह ब्रॉडकास्टिंग सर्विस का नाम फिर बदला गया और ऑल इंडिया रेडियो रख दिया गया, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम आकाशवाणी के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ। रेडियो के बारे में अगर हम जानें तो रेडियो का कई महत्व है, कई सारी विशेषताएं हैं। रेडियो जनसंचार का एक, जैसे मैंने बताया कि श्रव्य माध्यम है। इसमें ध्वनि आदि के माध्यम से श्रोताओं को, सुनने वालों को जानकारी प्रदान की जाती है। इसकी विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। रेडियो के द्वारा जो जानकारी दी जा रही है वह शिक्षित व अशिक्षित दोनों को लाभ होता है। रेडियो पर दी जा रही जानकारी को कहीं भी बैठकर, कहीं भी इंसान कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में सुन सकता है। रेडियो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है। वैसा आज तो नहीं है, लेकिन पुराने समय में ये बड़ा लाभकारी था, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर बिजली की सुविधा नहीं हुआ करती थी। रेडियो के माध्यम से घटी घटनाओं की जानकारी हमें अतिशीघ्र प्राप्त हो जाती है। रेडियो की कई विशेषताएं हैं, किंतु उसके साथ साथ उसमें कई कमियां भी व्याप्त है। रेडियो की कमियां हैं निम्नलिखित। रेडियो द्वारा संचार प्राप्त करने के लिए श्रोता को बुलेटिन प्रसारण का इंतज़ार करना पड़ता है। वो कभी भी अपनी इच्छा अनुसार कभी भी उसे देख नहीं सकता, उसे रेडियो के प्रसारण का इंतज़ार करना पड़ता है। रेडियो में किसी भी जानकारी को दोबारा हम सुन नहीं सकते, उसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं है जो हम उसे सुन सकें। रेडियो में समाचार की प्रस्तुति जो होती है वह संक्षेप में दी जाती है। रेडियो में देखने की सुविधा उपलब्ध नहीं होती। श्रवण दोष वाले लोग इस सुविधा का लाभ से वंचित रह जाते हैं। जो लोग किसी कारणवश नहीं सुन पाते वह इस सुविधा से क्या हो जाते हैं, अवंचित रह जाते हैं। अब हम जनसंचार माध्यम के दूसरे, आधुनिक माध्यम के दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जिसका नाम है दृश्य संचार माध्यम। दृश्य संचार माध्यम, दृश्य संचार माध्यम के अंतर्गत दूरदर्शन, सिनेमा, इंटरनेट, वीसीडी, फैक्स, ईमेल आते हैं। केवल टीवी ऐसा माध्यम है जो श्रव्य और दृश्य माध्यम होता है। इंटरनेट एक दूसरे को जुड़े कंप्यूटरों को एक विशाल विश्वव्यापी
या फैला हुआ एक जाल कहा जा सकता है। आज इस माध्यम ने नई पीढ़ी को यूँ कहा जाए कि अपाहिज बना दिया है। इसके बिना आज का जीवन संभव नहीं है। इंटरनेट सूचनाओं के आदान प्रदान का एक बेहतरीन सर्वश्रेष्ठ माध्यम है। इंटरनेट नेटवर्क का संक्षिप्त नाम इंटरनेट है। आइए इसमें क्या विशेषता, वैसे तो आप जानते होंगे इंटरनेट की काफ़ी विशेषताएं हैं, लेकिन आइए आज हम जानें इसकी क्या विशेषताएं हैं। इंटरनेट आज लोगों की आवश्यकता बन गया है। व्यक्ति को स्वयं को अपडेट करने के लिए, अपने आप को स्मार्ट बनाने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता होती है। इंटरनेट की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। इंटरनेट मनोरंजन, ज्ञान, सूचना, आपसी बातचीत के आदान प्रदान करने का एक सशक्त सर्वव्यापी माध्यम है। जनसंचार माध्यमों में इंटरनेट एक वरदान है। इसके द्वारा हम कोई भी जानकारी सिर्फ एक क्लिक में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम प्राचीन से प्राचीन तथा नई से नई जानकारी कुछ ही सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट के माध्यम से हम कहीं भी घटी घटना की जानकारी शीघ्र प्राप्त कर सकते हैं तथा समय की भी बचत होती है। आइए अब हम जानें इसकी कुछ कमियों के बारे में। जैसा मैंने कहा कि कोई भी चीज़ हो, यदि वह हमारे लिए कुछ सुविधाएं प्रदान कर रही है तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए हानियाँ भी लेकर आती है। लाभप्रद जितनी होती है उतनी क्या होती है, हानियाँ भी लेकर आती है। इंटरनेट की कमियाँ। इंटरनेट का बढ़ता प्रचार प्रसार, आज जहाँ देखो इसके बिना काम अधूरा है। आज इंटरनेट इतना बढ़ चुका है कि इसके बिना अपना जीवन रह पाना मुश्किल है। इंटरनेट कई असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देता है। यह ऐसा माध्यम है जिससे हमें कई सारी जानकारी तो प्राप्त होती, साथ में इससे हमें कई असामाजिक तत्वों भी आज हम देख रहे हैं कि समाज में फैलते जा रहे हैं। इंटरनेट शिक्षित वर्ग के लिए देखिए वरदान है, किंतु अशिक्षित वर्ग के लिए कोई काम का नहीं है, अनुपयोगी है। इसलिए इंटरनेट का क्षेत्र सीमित है। इंटरनेट पर अत्यधिक समय व्यतीत करने से हमारा समय जो होता है बर्बाद होता है, और विशेषकर यह बच्चों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। इंटरनेट के अधिक प्रयोग से बच्चे गलत शिक्षा प्राप्त करते हैं। इंटरनेट के लिए बिजली का होना अनिवार्य है। जहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं होती है वहाँ पे इंटरनेट किसी काम का नहीं है। इंटरनेट पर तुरंत ही किसी की सूचना, जानकारी को बिना किसी जांच पड़ताल के अपलोड कर दिया जाता है, जो क्या होता है कई बार प्रामाणिकता को प्रश्न चिन्ह लगाता है, कई बार गलत भी साबित होता है। अभी हमने आधुनिक जनसंचार माध्यम में श्रव्य माध्यम और दृश्य माध्यम के बारे में पढ़ा। आइए अब हम दृश्य श्रव्य संचार माध्यम के बारे में पढ़ें। आधुनिक माध्यम का जो तीसरा माध्यम है वह है श्रव्य संचार माध्यम। श्रव्य संचार माध्यम के अंतर्गत टेलीविज़न और सिनेमा दो चीज़ें आती हैं। टेलीविज़न का दूसरा नाम है दूरदर्शन। दूरदर्शन का अर्थ मीन्स दूर से देखना। जनसंचार माध्यम, टेलीविज़न का आविष्कार, आइए पहले हम इसकी जन्म के बारे में बात करें। टेलीविज़न का आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। इंजीनियर जॉन लॉगी बेयर्ड ने सन 1925 में इसका आविष्कार किया था, किंतु भारत में टेलीविज़न की शुरुआत 15 सितंबर 1959 से हुई। उसके तत्पश्चात 1976 में इसे दूरदर्शन के नाम से भारत में जाना लगा। टेलीविज़न पर खबर दिखाते समय एंकर आप सभी जानते हैं, जो प्रस्तुत करने वाला होता है। एंकर उस खबर के विषय में जानकारी को पढ़ता है, साथ ही उससे संबंधित हमें कई प्रकार के चित्र भी दिखाता है। दूरदर्शन न्यूज़ के साथ साथ आज तक, जी न्यूज़, स्टार न्यूज़ और कई सारी समाचार चैनल भी प्रचलित है। समाचार, धारावाहिक, शैक्षिक कार्यक्रम, खेल प्रसारण, सिनेमा
आदि दूरदर्शन के अभिन्न अंग बन चुके हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न में कई प्रकार की खबरें प्रसारित होती है। आइए हम थोड़ा उसके बारे में जानें। टेलीविज़न पर प्रसारित की जा रही खबरें विभिन्न चरणों से होकर गुजरती है। पहला आता है ब्रेकिंग न्यूज़। ब्रेकिंग न्यूज़ सभी जानते हैं, किसी भी बड़ी या महत्वपूर्ण खबर को तत्काल कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, वह ब्रेकिंग न्यूज़ कहलाती है। ड्राई एंकर, ड्राई एंकर क्या होता है? ड्राई एंकर, जब एंकर के पास खबर एवं घटना से संबंधित कोई चित्र नहीं आते, तब एंकर दर्शकों को रिपोर्ट के माध्यम से या रिपोर्टर से प्राप्त जानकारी की सूचना देता है कि घटना कब, कहाँ, कैसे हुई, वह चीज़ कहलाती है ड्राई एंकर। फोनीस, फोनीस, जब रिपोर्टर घटना स्थल पर पहुंचता है, तब वहाँ जो खबरें होती है वो अधिक से अधिक जानकारी फ़ोन के माध्यम से दी जाती है, वो चीज़ होती है फ़ोन इन। एंकर विजुअल, एंकर विजुअल क्या है? जब घटना के चित्र प्राप्त हो जाते हैं, तब उन चित्रों के आधार पर खबर तैयार की जाती है। कई बार क्या होता है कि जो घटना घटित होती है उसकी जानकारी हमें वहाँ के लोगों से प्राप्त नहीं होती, सिर्फ वहाँ के चित्र प्राप्त होते हैं। तो उन चित्रों को प्राप्त करने के बाद उस चित्र के आधार पर जो खबर या जो सूचना तैयार की जाती है, एंकर प्रारंभ से जो सूचना प्रस्तुत करता है उन चित्रों के माध्यम से, वह कहलाता है एंकर विजुअल। अब आता है एंकर बाइट। एंकर बाइट, जहाँ पर जो घटना घटित हो चुकी है वहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी लोग होते हैं, उन घटना से संबंधित उन व्यक्तियों की तस्वीरें दिखाकर, साथ ही साथ उनकी बातों को सुनाकर या दिखाकर जो खबर प्रमाणित की जाती है, वो एंकर बाइट कहलाती है। लाइव, किसी भी खबर या घटना का उस घटना से सीधा प्रसारण जो होता है वो लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, एंकर पैकेज, यह घटना को वहाँ के दृश्य, वहाँ के लोगों, वहाँ के माध्यम से संपूर्ण रूप से जो प्रस्तुत करता होता है, वह एंकर पैकेज कहलाता है। यह तो टेलीविज़न पे प्रसारित खबरों के हमने विभिन्न चरणों के बारे में पढ़ा। अब जाने हम टेलीविज़न की क्या विशेषता है, टेलीविज़न से हमें क्या क्या लाभ है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। टेलीविज़न, जैसा मैंने बताया, सुनने का और देखने का एक सशक्त माध्यम है। इसमें सूचना व जानकारी को देखने के साथ साथ हम सुन भी सकते हैं। टेलीविज़न संचार का तीव्र गति का एक माध्यम है। आज हम देखते हैं कोई भी जनसंचार का तीव्र माध्यम यदि देखा जाए तो अगर हम टेलीविज़न कहें तो गलत नहीं होगा। किसी भी घटना का सीधा प्रसारण हम टेलीविज़न की सहायता से देख पाते हैं। टेलीविज़न दिन भर समाचार प्रसारित होते रहते हैं। आपने देखा है कोई भी हम न्यूज़ चैनल लगा लेते हैं तो उस पर दिन भर न्यूज़ आती रहती है। यदि किसी कारणवश हम कोई न्यूज़ नहीं देख पाते तो हम कुछ देर बाद उसे दोबारा देख सकते हैं। टेलीविज़न, टेलीविज़न में सिर्फ हम समाचार नहीं सुन सकते, इसके द्वारा हम कई सारे मनोरंजन और साथ में कई ज्ञानप्रद या ज्ञान प्रदान करने वाले चैनलों को भी देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि जिसमें कुछ विशेषताएं होती हैं उसमें कुछ कमियां भी होती है, वैसे ही टेलीविज़न में भी कुछ कमियां हैं। टेलीविज़न में क्या कमी है, आइए हम देखें। टेलीविज़न की सुविधा दूर के क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती। टेलीविज़न पर दिखाए जा रहे कार्यक्रमों का समाज पर और विशेष करके बच्चों पर पूरा प्रभाव पड़ता है। टेलीविज़न को अत्यधिक प्रयोग में लाने के कारण हमारा समय खराब होता है। टेलीविज़न एक जनसंचार का सबसे महंगा साधन है। जैसे मैंने कहा कि रेडियो सबसे सस्ता साधन है, उसी तरह टेलीविज़न एक जनसंचार का महंगा साधन है और ये बिना बिजली के संभव नहीं है। टेलीविज़न पर कई बार जल्दी सूचनाओं को दिखाने से उसकी प्रामाणिकता पर क्या हो जाता है, प्रश्न चिन्ह लग
जाता है। ये दृश्य श्रव्य संचार का पहला माध्यम हमने पढ़ा टेलीविज़न। अब दूसरा माध्यम जो है वो सिनेमा। सिनेमा आप सभी जानते हैं सिनेमा क्या होता है, लेकिन फिर भी हम देखें सिनेमा की शुरुआत किस प्रकार हुई। सिनेमा फ्रांस के लुमिनियर ब्रदर्स को सिनेमा या चलचित्र का आविष्कारक माना जाता है। इनके द्वारा सन 1895 में प्रदर्शित 50 सेकंड की श्वेत श्याम फिल्म, श्वेत श्याम यानी ब्लैक एंड वाइट, श्वेत श्याम फिल्म द अराइवल ऑफ द ट्रेन को विश्व की प्रथम फिल्म होने का गौरव प्राप्त हुआ था। एक से अधिक दर्शकों को पर्दे पर दिखाई जाने वाली यह पहली फिल्म थी। हमारे देश में भारतीय फिल्म के जनक दादा साहब फाल्के, नाम सुना होगा आपने, बहुत फेमस और प्रसिद्ध नाम है दादा साहब फाल्के, के द्वारा सन 1913 में पहली मूक फिल्म यानी जिसमें बोला नहीं जाता, सिर्फ संकेतों के द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है, पहली मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र प्रदर्शित की गई थी। इसके बाद 1931 में पहली बोलती फिल्म बनी थी आलम आरा। धीरे धीरे सिनेमा मनोरंजन तथा जनसंचार का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। जनसंचार माध्यमों में हमने सिनेमा के बारे में भी जाना। आइए अब हम जानें जनसंचार माध्यमों का कार्य एवं उसका महत्व क्या है। ये तो हमने देख लिया है कि जनसंचार के क्या क्या माध्यम होते हैं, उसके छोटे छोटे भी हमने चरण देख लिए हैं, किंतु अब उसके कार्य क्या हैं, उसका महत्व क्या है। सभी जनसंचार माध्यम विभिन्न रूपों से समाज के लिए ही कार्य करता है। वास्तव में वे देश एवं विश्व के विकास में एक निश्चित और अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। पहला आता है इसमें जनसंचार में सूचना एवं समाचारों का एकत्रीकरण करना, विश्लेषण करना एवं प्रचार करना। सूचनाओं को एकत्रीकरण करना, एकत्रीकरण यानी करना मीन्स उसको इकट्ठा करना, उसके बाद उसका विश्लेषण करना, उसके बारे में क्या सही है क्या गलत है, कैसे हम उसको कम शब्दों में प्रदर्शित कर सकते हैं, और फिर उसका प्रचार प्रसार करना। उसके बाद आता है सर्वसम्मति बनाने में सहायक। जनसंचार माध्यम लोगों की सहमति बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण